नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय टोक्यो दौरे पर पहुंचे। 24 मई को पीएम मोदी टोक्यो में क्वाड नेताओं के साथ शिखर बैठक में शरीक हो गए। आशा कार्यकर्ताओं को मिला WHO की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। पीएम मोदी ने दी बधाई। बजट सत्र आज से, योगी बोले हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं हम। महंगाई और बेरोजगारी पर घेरेगा योगी सरकार को विपक्ष। एंथनी अल्बनीस ने ली ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री की शपथ। क्वाड सम्मेलन में लेंगे भाग। और चंडीगढ़ में केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली की तरह पंजाब में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली को बनाएंगे मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय टोक्यो दौरे पर है। 24 मई को पीएम मोदी टोक्यो में क्वाड नेताओं के साथ शिखर बैठक में भी शरीक होंगे। वहीं पीएम मोदी को लेकर टोक्यो के अखबार में लेख भी लिखा गया है, जो कई बातों का जिक्र करता है। लेख में लिखा गया है कि बोधि सेना से लेकर स्वामी विवेकानंद तक भारत जापान सांस्कृतिक संबंधों का परस्पर सम्मान और एक दूसरे से सीखने का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। महात्मा गांधी की कीमती निजी संपत्तियों में मिजारू, किकाजारू और इवाजारू 3 बुद्धिमान बंदरों की छोटी मूर्तियां थी। जस्टिन राधा विनोद पाल जापान में एक जाना पहचाना नाम है और गुरुदेव टैगोर की जापान के लिए प्रशंसा और ओकाकुरा तेंशिन के साथ बातचीत दोनों पक्षों के कलाकारों और बुद्धिजीवियों के बीच शुरुआती संबंध बनाने में सहायक थी। इन गहरे संबंधों ने एक आधुनिक भारत जापान साझेदारी के लिए एक मजबूत नींव रखी, जो औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने के बावजूद फल फूल रही है। इस साझेदारी के बारे में पीएम मोदी ने बताया कि मेरा खुद का विश्वास गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे शुरुआती दिनों में ही शुरू हो गया था। ये न केवल जापानी प्रौद्योगिकी और कौशल का परिष्कार था, बल्कि जापान के नेतृत्व और व्यवसायों की गंभीरता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता भी थी, जिसमें जापान को गुजरात का पसंदीदा उद्योग भागीदार भी बनाया गया और अपनी स्थापना के बाद से वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में सबसे प्रमुख उपस्थिति दर्ज की गई। भारत की 10 लाख आशा स्वयंसेवियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से रविवार को सम्मानित किया गया। उन्हें WHO महानिदेशालय के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को WHO महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई। वे एक स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अग्नोयम ने रविवार को वैश्विक स्वास्थ्य बढ़ाने, नेतृत्व का प्रदर्शन करने और क्षेत्रीय स्वास्थ्य के मुद्दों पर प्रतिबद्धता को लेकर उल्लेखनीय योगदानों को पहचान देने के लिए 6 अवार्ड का ऐलान किया। यह समारोह 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के उद्घाटन सत्र का हिस्सा था। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि आशा स्वयंसेवियों ने मातृत्व सेवा और बच्चों के लिए टीकाकरण के क्षेत्र में भी अहम काम किया। इसके अलावा उन्होंने भारत में सामुदायिक हेल्थ केयर को बेहतर करने में, तनाव और टीबी के लिए इलाज और पोषण के साथ साफ सफाई व स्वस्थ जीवन को लेकर भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया असमानता, विवाद, खाद्य सुरक्षा, जलवायु संकट और एक वैश्विक महामारी का सामना कर रही है, यह अवार्ड उन लोगों के कार्यों को पहचान देता है जिन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य की सुरक्षा और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा। सत्र में विपक्ष जहां सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरेगा, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। जो भी प्रश्न व मुद्दे सही नियत के तहत विधानसभा सचिवालय को प्राप्त होंगे, सरकार हर एक का जवाब देने और उन पर चर्चा करने के लिए पक्षधर है। योगी सरकार चुनाव में मिली जीत के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बजट सत्र के दौरान सदन में रखकर अपनी आगामी योजना भी बताएगी। इसके साथ ही 26 मई को वर्तमान वित्तीय वर्ष का करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं सोमवार को विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण प्रस्तुत करेंगी। राज्यपाल योगी सरकार 1.0 की उपलब्धियों के साथ
प्रदेश में बड़े विकास, रोजगार, निवेश व कानून व्यवस्थाओं में हुए सुधार को प्रमुख रूप से सदन में रखेगी। 24-25 को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी की जाएगी। विधानसभा में रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष व विपक्ष को मिलकर सदन को बेहतरीन परिचर्चा का मंच बनाकर प्रदेश के विकास के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जनता ने जिसे अपेक्षा से सभी सदस्यों को सदन में भेजा, उस पर खरा उतरना प्रत्येक सदस्य का दायित्व है और इससे सदन व सदस्यों की गरिमा भी बढ़ेगी। सदन संचालन में सरकार पूरा सहयोग करेगी और जिस भी भविष्य को चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिवालय की ओर से स्वीकार किया जाएगा, उसका पूरा जवाब देने और पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार उसे आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगी। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने टोक्यो में होने जा रहे क्वाड सम्मेलन से पहले ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। एंटोनियो अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। साथ ही पीएम मोदी भी क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए टोक्यो पहुंच चुके हैं। एंथनी अल्बनीज ने ट्विटर पर लिखा कि मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के रूप में मैं लोगों को एक साथ लाना चाहता हूं और ऐसी सरकार का नेतृत्व करना चाहता हूं जो ऑस्ट्रेलिया लोगों की तरह साहसी, मेहनती और देखभाल करने वाली हो। मैं ये काम आज से ही शुरू कर रहा हूं। चुनाव जीतने के बाद एंथनी अल्बनीज ने लोगों को वोट देने के लिए धन्यवाद भी दिया। यदि अल्बनीज आगामी क्वाड नेताओं की बैठक में भाग लेने के लिए टोक्यो जाते हैं तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। क्वाड समिट 24 मई को है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध और भी मजबूत हुए हैं। 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में अल्बनीज ने दावा किया है कि वह चुनाव जीत जाएंगे। अल्बनीज ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद रविवार सोमवार को वह शपथ ग्रहण करेंगे और फिर क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के टोक्यो के लिए रवाना हो जाएंगे। गलवान घाटी में शहीदों और किसान आंदोलन में शहादत देने वाले परिवारों की आम आदमी पार्टी ने सुध ली है। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में श्रद्धांजलि देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने परिवार के सदस्यों को सम्मान राशि का चेक सौंपा। गलवान घाटी के शहीदों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और किसान आंदोलन में शहादत देने वालों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी गई है और इस अवसर पर किसान नेता राकेश टिकैत, तेलंगाना के मंत्री प्रशांत रेड्डी और सांसद नामा नागेश्वर राय, सांसद वेंकटेश नेथा और तेलंगाना के मुख्य सचिव सुमेश कुमार, पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और शहादत देने वाले लोगों के परिजनों समेत अन्य लोग वहां मौजूद रहे। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह हमने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली को मॉडल बनाया है, ठीक ऐसे ही पंजाब में किसानों के साथ मिलकर किसानी को एक मॉडल के रूप में देश में ही नहीं पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐसा मॉडल तैयार करेगी कि किसान का बेटा जो बड़ा होकर कहेगा कि मुझे भी किसान बनना है। यह भी कहा कि जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ेगी तब तक देश में किसान हमेशा दुखी व कर्ज में रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार को किसान कानून वापस लेने तक आपने अपनी लड़ाई जारी रखी। सिर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं। शहीद हुए लोगों को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम हमदर्दी जरूर जता सकते हैं। आपके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय टोक्यो दौरे पर पहुंचे। 24 मई को पीएम मोदी टोक्यो में क्वाड नेताओं के साथ शिखर बैठक में शरीक हो गए। आशा कार्यकर्ताओं को मिला WHO की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। पीएम मोदी ने दी बधाई। बजट सत्र आज से। योगी बोले हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं हम। महंगाई और बेरोजगारी पर घेरेगा योगी सरकार को विपक्ष। एंथनी अल्बनीज ने ली ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री की शपथ। क्वाड सम्मेलन में लेंगे भाग। और चंडीगढ़ में केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली की तरह पंजाब में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली को बनाएंगे मॉडल। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TMT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अपात्रों से राशन कार्ड रिकवरी कराने के खबर के बाद यूपी सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि उसने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया। खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि उनकी तरफ से अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराने या उससे रिकवरी कराने के संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। राशन कार्ड का सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है। गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 को शासनादेश जारी कर मानक निर्धारित किए गए थे, जिसमें अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनागत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शर्त जो है लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन, गौपालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम पर कम से कम 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, मकान या फ्लैट है तो वह भी राशन कार्ड रखने के योग्य नहीं है। एक नियम यह भी है कि जिस व्यक्ति के पास 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है तो ऐसा व्यक्ति भी राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के घर में एयर कंडीशनर है और वह व्यक्ति राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है। नियम के अनुसार परिवार की आय भी राशन कार्ड रखने को लेकर पात्रता तय करती है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति के परिवार की आय 2 लाख रुपए वार्षिक और शहरों में 3 लाख रुपए वार्षिक है तो वह व्यक्ति भी राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहली बार टका बेंच नहीं बल्कि शिमला के रिज मैदान में मंच सजेगा। इससे पीएम रिज पर इकट्ठा हो रहे लोगों के ज्यादा नजदीक होंगे। इससे पहले अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह मोदी भी टका बेंच से ही रिज पर जनता को संबोधित करते रहे। 31 मई को अपने नेतृत्व में केंद्र सरकार का 8 साल का जश्न मनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला आ रहे हैं। वह प्रदेश विधानसभा चुनाव की हुंकार भी भरेंगे। जयराम सरकार रैली को ऐतिहासिक जो है बनाने में जुट गई है। 4-5 महीने के बाद हिमाचल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। भाजपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह मिशन रिपीट चाह रही है। प्रदेश में इस बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे भाजपा की चुनावी रणनीति भी है। मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर देश में जिला स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। देश भर में जिला मुख्यालयों पर बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। इन लोगों को शिमला के रिज मैदान से संबोधित किया जाएगा। केंद्र सरकार अपनी 8 साल की उपलब्धियां भी गिनाएगी। भाजपा कार्यकर्ता संगठनात्मक जिला शिमला में घर घर तक लोगों के जाएंगे और हर जो व्यक्ति को बुलाने का प्रयास करेंगे। संगठनात्मक जिला शिमला के तहत पूरा शिमला शहर और शिमला ग्रामीण विधानसभा हल्के में आते हैं। इस जिले में 15,000 लोगों को जुटाया जाएगा। बाकी लोग शिमला, सोलन, किन्नौर और अन्य जिलों के लक्षित क्षेत्रों से आएंगे। भाजपा समर्थित घरों पर झंडे और स्टिकर भी लगाए जाएंगे। रोड रेज मामले में पटियाला जेल में बंद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की मेडिकल रिपोर्ट आज पटियाला में चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट अमित मल्हन की अदालत में पेश की जाएगी। सुबह सिद्धू की मेडिकल के लिए राजेंद्र अस्पताल लाया गया है और इसके बाद अस्पताल कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगा। दरअसल सिद्धू को जो है एम्बोलिज्म नाम की बीमारी है। इसमें खून के थक्के जमने लगते हैं। वहीं उनका लीवर ग्रेड 3 कैटेगरी में आता है और इसके अलावा उन्हें गेहूं से भी एलर्जी है। इसके चलते वे स्पेशल डाइट ही लेते हैं। जेल में वो दाल रोटी नहीं खा पा रहे हैं। शुक्रवार को जेल गए सिद्धू ने घर से लाई ड्राई ब्लूबेरीज खाई। सिद्धू के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि पटियाला में चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट अमित मल्हन की अदालत में याचिका दायर करके जेल में सिद्धू को उनकी खराब सेहत के हिसाब से स्पेशल डाइट देने की अपील की गई। इसके अलावा जो है कोर्ट ने जेल में सुपरिटेंडेंट को सरकारी राजेंद्र अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एच.एस. रेखी की देखरेख में डॉक्टरों का बोर्ड बनाकर सिद्धू की मेडिकल जांच करने के आदेश दिए। राजेंद्र अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रेखी ने बताया कि ऑफिस बंद होने के चलते शनिवार को कोर्ट के ऑर्डर मिल नहीं सके, लेकिन सोमवार को सिद्धू का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। वहीं नवजोत सिद्धू को जेल में विशेष सुरक्षा देने के संबंध में जल्द ही अदालत में याचिका दायर की जाएगी। सिद्धू के वकील एचपीएस वर्मा ने कहा कि फोन पर उनकी सिद्धू के परिवार के सदस्यों से बात हुई है और वह जेल के अंदर सिद्धू की सेहत व सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा सोमवार को लोकसभा की संसदीय विशेषाधिकार समिति के समक्ष खार पुलिस स्टेशन मुंबई में उनके साथ हुई अवैध गिरफ्तारी और परिणामी अमानवीय व्यवहारों के आरोपों के संबंध में पेश होंगी।
बता दें कि राणा दंपति को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। निर्दलीय सांसद राणा ने पहले ही कहा था कि वह इस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगी और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेगी। नवनीत राणा ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष सांसदों का संरक्षक होते हैं। मैंने उनसे अपील की है कि हमारे मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने उन्हें अपनी गिरफ्तारी की पूरी घटना के बारे में भी बताया है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 23 मई को मेरी शिकायतों पर विचार करेगी और मैं समिति को एक लिखित बयान भी दूंगी। राणा दंपति को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का जाप करने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा इन दोनों के ऊपर राजद्रोह समेत कई धाराएं लगाई गई थी। इसके बाद राणा दंपति को 5 मई को विशेष न्यायाधीश RN रोकाडे ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिसमें सार्वजनिक और प्रेस में मामले के बारे में बोलने से परहेज करना भी शामिल था। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय के जरिए नवनीत राणा की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट भी मांगी थी। दिल्ली NCR में सोमवार तड़के करीब 5 बजे से चल रही तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में सैकड़ों पेड़ों के गिरने की घटना सामने आई। सप्ताह के पहले दिन की सुबह ही इस तरह की आंधी और बारिश से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कई इलाकों में भारी जाम लग गया। तेज हवाओं के साथ बरसात का सिलसिला भी चलता रहा। इस वजह से NCR के कुछ हिस्सों में बत्ती तक गुल हो गई। मौसम बदले मिजाज और आंधी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। एयरपोर्ट ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि उड़ान की ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क किया जाए। दूसरी ओर आंधी बारिश और बिजली के कारण दिल्ली NCR में कई पेड़ गिरे और हवा की रफ्तार जो है आवागमन में बाधा डाली। सैकड़ों जगहों पर पेड़ गिरने के बाद फरीदाबाद व नोएडा के कई जगह सोमवार सुबह ओले भी पड़ने की घटना सामने आई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवा चलने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत जारी रहेगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय टोक्यो दौरे पर पहुंचे। 24 मई को PM मोदी टोक्यो में क्वाड नेताओं के साथ शिखर बैठक में शरीक हो गए। आशा कार्यकर्ताओं को मिला WHO की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। PM मोदी ने दी बधाई। बजट सत्र आज से, योगी बोले हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं हम। महंगाई और बेरोजगारी पर घेरेगा योगी सरकार को विपक्ष। एंथनी अल्बनीज ने ली ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री की शपथ। क्वाड सम्मेलन में लेंगे भाग। और चंडीगढ़ में केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली की तरह पंजाब में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली को बनाएंगे मॉडल। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार के पूर्णिया जिले में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां 16 मजदूरों को जम्मू कश्मीर ले जा रहा ट्रक उनको ले जा रहे थे और वो पलट गया और इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घायलों में 2 कथित की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रक वो सिलीगुड़ी से जम्मू कश्मीर जा रहा था। पूर्णिया के जलालगढ़ में यह अनियंत्रित हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि घटनास्थल से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। वहीं घायलों का उपचार किया जा रहा है। देश में मानसून के पहले मौसम का मिजाज बदल गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज आंधी और बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया और इस खतरनाक आंधी के चलते दिल्ली एनसीआर में कई जगह पेड़ उखड़कर गिर गए, तो हवा की रफ्तार ने आवागमन में बाधा डाल दी। बांदी जो है बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हवा की रफ्तार 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लोनी देहात, हिंडन स्टेशन और बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे अन्य जो जगह थी वहां पर भी तेज बारिश ने कहर ढाया। इससे अमूमन जो लोगों की झोपड़ियां उड़ गई। दिल्ली एनसीआर में यातायात बाधित होने की भी आशंका जताई गई है। कई प्रमुख सड़कें जो हैं पहले से ही जलमग्न हो चुकी हैं। अधिकारियों ने ट्वीट किया है कि कम दृश्यता के साथ यातायात बाधित होने की पूरी संभावना है। अक्सर देखा जाता है कि जाति विचारधारा को दूर करने के लिए नेता दलित के घर भोजन करते हैं, लेकिन कांग्रेस के चामराजपेट विधायक जमीर ए खान ने एक कदम आगे बढ़ाकर जातिगत भेदभाव के खिलाफ संदेश दिया है। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सभा चल रही है और वहां काफी सारे लोग मौजूद हैं। इस दौरान विधायक जमीर खान दलित समुदाय के स्वामी नारायण को जो है खाना खिलाते हुए दिखते हैं। वह उनको अपना झूठा खाना खिलाते हैं और इसके बाद स्वामी नारायण अपने मुंह से खाना निकालते हैं और विधायक जमीर खान के मुंह में खाना डाल देते हैं। इस दौरान जो है लोग खूब जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। विधायक भी काफी उत्साहित होकर मेज को पीटते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद कुछ लोग इसका मजाक भी बना रहे, तो कुछ लोग भाईचारे के लिए विधायक की तारीफ भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि बहुत खूब विधायक जी, ये मेरा इंडिया है। देश में कोरोना की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। लगातार 5वें दिन 2000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2022 नए मामले सामने आए और इस दौरान 299 लोग ठीक होकर घर लौट गए और 46 लोगों ने दम तोड़ दिया। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो रविवार को 2226 मामले आए थे सामने और 65 मरीजों की इस दौरान मौत हुई थी और इससे पहले शनिवार को 2323 केस मिले थे, जिस दौरान 25 लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण दर 0.69% पर पहुंच गई है। अब कुल सक्रिय मामले जो हैं वो 14,832 हो गए, जो एक दिन पहले यानी कि 14,955 थे। वहीं देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर जो है 5,24,459 पहुंच गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी जो है 4,25,99,102 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल संक्रमण 0.3% सक्रिय मामले हैं, जबकि रिकवरी रेट जो है वो 98.75% पर बना हुआ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सेवाओं के कुशल वितरण के लिए प्रशासन और स्वैच्छिक नागरिकों के समूह के बीच इंटरफेस को मजबूत करने की जरूरत है। पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी कल्याण, वृद्धों और विशेष रूप से दिव्यांगों की देखभाल जैसे सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। नई दिल्ली में सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने वालों को सम्मानित करने के लिए चेतना पुरस्कार वितरण समारोह उन्होंने कहा कि निस्वार्थ सेवा हमारे भविष्य की कुंजी है। राष्ट्र निर्माण के लिए सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास का लाभ जो है समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से सबसे गरीब लोगों के बीच समान रूप से वितरित किए जाएंगे। स्वैच्छिक संगठनों और प्रशासनिक तंत्र के साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों में जो है लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने, व्यवस्थाओं में अंतर को पाटने व समाज और राष्ट्र के प्रगति में योगदान देने की क्षमता है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने समाज को अपनी निरंतर निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 32 परिवर्तनकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि रचनात्मक समाज कार्य के प्रति समर्पित ये सभी स्त्री पुरुष जो हैं वो राष्ट्रीय विकास के असली नायक हैं। वे हमारे सामाजिक क्षेत्र की रीढ़ है। वास्तव में दूसरों को, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को समाज की निस्वार्थ सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चेतना हीरोज जो है गुडनेस नाम की टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। सांसद जो है और भी अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय टोक्यो दौरे पर पहुंचे। 24 मई को पीएम मोदी टोक्यो में क्वाड नेताओं की साथ शिखर बैठक में शरीक हो गए। आशा कार्यकर्ताओं को मिला WHO की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। पीएम मोदी ने दी बधाई। बजट सत्र आज से, योगी बोले हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं हम। महंगाई और बेरोजगारी पर घेरेगा योगी सरकार को विपक्ष। एंथनी अल्बनीज ने ली ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री की शपथ। क्वाड सम्मेलन में लेंगे भाग। और चंडीगढ़ में केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली की तरह पंजाब में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली को बनाएंगे मॉडल।